गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रतन सर काबिल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, या प्राइमरी टेट हो, अपर प्राइमरी टेट हो या आपका सी टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से 5 नंबर पक्का आते ही हैं। पिछले ईयर्स का पेपर्स आप उठाकर देखेंगे तो उसमें से आपको मिल जाएगा कि इस चैप्टर से यानी इंक्लूसिव एजुकेशन जो है यहीं से 5 नंबर कन्फर्म आता है, और उससे ज़्यादा भी आ सकता है और कभी कभी आता भी है उससे भी ज़्यादा। और आज का जो टॉपिक है इसी टॉपिक को पूरा कवर करेंगे और इसी से आपको पढ़ने के बाद दूसरा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, और आपके 5 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे यदि आप पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो शुरू करते हैं। हमारा जो आज का जो टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, हमने इसमें सभी चीज़ों को समाहित किया हुआ है। तो जैसे है समावेशी शिक्षा, तो पहले हम लोग यही समझेंगे इस चीज़ को कि समावेशी या इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या। तो जो समावेशी शिक्षा एक प्रकार की समेकित शिक्षा यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन है। इंटीग्रेटेड कहा गया यहाँ पे कि ओर से इंगित करती है जिसके अंतर्गत बिना किसी भेदभाव व अंतर के समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान करके एक स्तर पर लाया जा सके। यानी यहाँ पे बहुत सारा बात बताया गया कि इस शिक्षा के अंतर्गत यानी समाज के जितने भी वर्ग हैं, जितने भी बच्चे हैं, छोटा बड़ा वयस्क है या किसी तरह से वो बाधित है, पैर से हाथ से या बोलने में अक्षर में किसी भी तरह का हो डिफरेंस हो, सभी बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा क्यों जरूरी है? समावेशी शिक्षा इसलिए जरूरी है कि हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारा क्या है, प्रकृति हमारे साथ एक जैसा व्यवहार करती है। इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं, विभिन्न तरह के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, बहुत हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, दुबले हैं, या किसी तरह के भी लोग हैं। सबके साथ प्रकृति एक जैसा व्यवहार करती है। आप देखेंगे यदि सन है, मान लीजिए एक सूरज है, सूरज का प्रकाश हमारे ऊपर सभी लोगों के ऊपर एक समान पड़ता है, किसी के ऊपर थोड़ा कम या ज़्यादा नहीं पड़ेगा, सभी के लिए सूरज क्या है, बराबर है। ऐसा नहीं है, सूरज ऐसा नहीं कहता है कि नहीं तुम बूढ़े हो हम तुमको सूरज को अपना प्रकाश नहीं देंगे, सबको एक समान प्रकाश करता है। ठीक उसी तरह से ये शिक्षा भी जो है सभी के लिए ज़रूरी है। यानी सभी के लिए क्या है, शिक्षा बहुत ही आवश्यक है, और इसके प्रदान करने का दायित्व हमारा है, स्कूल का है और देश का है, समाज का है, सभी का है, जिससे बच्चा क्या कर सके, स्वावलंबी बन सके। यानी किसी भी कारण से बच्चा यदि स्कूल तक नहीं आ पा रहा है तो उसको लाना है और उसको एक ही साथ जो है सामंजस्य स्थापित करना है और उसको समावेश करना है। तो हम देख रहे हैं इस तरह से जो समावेशी शिक्षा में तरह तरह के किसी भी तरह के जो बच्चे हैं सबको एक साथ ला करके हम लोग बैठाते हैं। चाहे कैसा भी बच्चा हो, आपका मंदबुद्धि हो, श्रवण बाधित बालक हो, दृष्टि बाधित हो, वंचित वर्ग हो, विकलांग बालक हो, प्रतिभाशाली हो, सबको एक साथ ला करके एक ही कक्षा में क्या करना है, शिक्षा प्रदान करना। उसी को हम लोग कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा। अब यहाँ पे और भी थोड़ा सा आपको जानना है कि क्या जानना है कि एक होता है आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन और एक होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी एकत्रित शिक्षा और समावेशी शिक्षा। तो मान लीजिए एक ही क्लास में है, विभिन्न जाति और धर्म के बच्चे आ गए, विभिन्न भाषा के बच्चे आ गए। एक ऐसे ही बच्चा जिसको सुनने में प्रॉब्लम हो रहा है, एक ऐसे ही बच्चे हैं जिसको चलने में असुविधा हो रहा है। तो हम आज का जो शिक्षा व्यवस्था ज़्यादातर हम लोग देखते हैं, हम एडमिशन तो ले लेते हैं तरह तरह के बच्चों को, लेकिन पढ़ाते कैसे हैं, सेम उसी तरह से जैसे सभी को पढ़ाते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई लचीलापन हम लोग नहीं दिखाते हैं। तो इस तरह से उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं करते हैं स्पेशल, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन। लेकिन वहीं पे यदि बच्चा हमारा जो स्पेशल बच्चा आया, मान लीजिए उसके चलने में असुविधा आ रहा है, स्कूल में उसका एडमिशन लिए और उसके लिए हम रैंप बना दिए, उसको आने जाने में असुविधा ना हो, तो इस तरह से यदि उसके लिए कोई अलग तरह का फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तब हम उसको कहेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। यानी एक ही साथ हैं और उसके अनुसार यदि हम जो उसको आवश्यक है उसको भी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसी को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं।
तो आप समझ गए होंगे कि समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है और इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है, बस सामान्य सा दोनों में अंतर है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी जो समावेशी शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं यानी उससे प्रोवाइड किया जा रहा है देश में, तो इसका क्या उद्देश्य है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से अलग किए बिना उसकी आंतरिक क्षमताओं को उभारना, अपनी शक्ति का अधिकतम उपयोग करने की योग्यता विकसित करना, यानी उसको मुख्य धारा से अलग किए बिना, यानी किसी भी तरह का बच्चा हो उसको हम अलग नहीं रखेंगे, यानी जो सभी बच्चे एक धारा में चल रहे हैं उसको भी उसी के साथ रखना है, उसी के साथ जोड़ना है, जिससे क्या कर सके कि वो अपनी क्षमताओं को विकसित कर सके। नेक्स्ट है बालक के विकास के लिए सहायक वातावरण उपलब्ध कराना, यानी जो स्कूल छूट हो गया है या किसी भी कारण से वो अलग है, उसको जो स्कूल का वातावरण है, विद्यालय का वातावरण प्रोवाइड करना उसके विकास के लिए, जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। बालकों में दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल का विकास करना, बालकों में समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण तथा उचित समायोजन, समाज का बालकों के प्रति संवेदनशीलता का विकास और सीखने की प्रकृति का विकास, बालकों में नव जीवन का संचार, समग्र जीवन में उत्तम नागरिक होने के कर्तव्यों को वहन करना, शिक्षार्थियों को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। यानी मुख्य रूप से यह कहा जा सकता है कि इस शिक्षा के अंदर जो हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को स्वावलंबी बना रहे हैं, यानी किसी भी तरह का बच्चा हो, अपंग हो यानी दृष्टिबाधित हो या पैर से हो या अस्थिबाधित हो या मानसिक तौर पे हो, सभी बच्चे को एक साथ ला करके हम क्या करेंगे, उसे शिक्षा प्रदान करेंगे और उससे मुख्य धारा से जोड़ना है और क्या कर स्वावलंबी बन सके, अपने जीवन को सुगमतापूर्वक आगे बढ़ा सके और समाज के साथ जुड़ सके। यही है हमारा समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य है। अब है जो बच्चे जो हैं, जैसे चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड, इसको हम लोग कहते हैं CWSN, चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड। CWSN क्या है, तो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक हैं। तो कौन कौन से जो बालक हैं वो विशिष्ट आवश्यकता वाले हैं, यानी किस किस तरह के बालक को हम क्या करते हैं, जो एक ही समावेशी कक्षा में जगह देते हैं या उसको लाते हैं। तो इसको देखते हैं, जैसे मानसिक रूप से जो विचलित बालक हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब चाइल्ड है, उसके बाद जो शारीरिक रूप से जो भिन्न बालक हैं, फिजिकली चैलेंज हैं, सामाजिक रूप से जो विचलित बालक हैं, सामाजिक रूप से, और एक है बहुविकारों से पीड़ित जो बालक है। तो ये हैं 4 कैटेगरी में इसको रखा गया है। इसी में हम लोग देखेंगे जो मानसिक रूप से है उसमें क्या क्या आ सकता है, प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, मंदबुद्धि बालक, अधिगम असमर्थी बालक, यानी मानसिक रूप से विचलित, यानी जो प्रतिभाशाली जिसको गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं, ये भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। यानी मानसिक रूप से विचलित बालक हैं, सृजनशील और मंदबुद्धि, अधिगम असमर्थ, यानी नॉर्मल जो है बालक है, जो साधारण बालक है उससे क्या है, थोड़ा ये अलग हैं, क्योंकि जो साधारण बालक से क्या करते हैं, बहुत अधिक तीव्र बुद्धि का होता है, बहुत जल्दी किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है, इसलिए उसको प्रतिभाशाली बालक कहा गया है। तो ये सारा आता है मानसिक रूप से विचलित बालक के कैटेगरी में। जो शारीरिक रूप से भिन्न बालक हैं, जैसे अस्थि बाधित, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, वाणी बाधित, यानी हड्डी के कोई उसको बीमारी हो या सुनने में असुविधा हो, देखने में असुविधा हो या बोलने में असुविधा हो, इस तरह के बच्चे को शारीरिक रूप से भिन्न बालक माना गया है। जो सामाजिक रूप से है, जो समस्यात्मक बालक है, समायोजित बालक है, वंचित वर्ग बालक है या बाल अपराधी बालक है, इसको रखा गया सामाजिक रूप से विचलित बालक। बहुविकारों से जो पीड़ित है, गामक बाधित है, विकलांगता है, स्वलीनता है, प्रमस्तिष्क पक्षाघात है, इस तरह के जो बालक हैं। हम देखते हैं इन सारे बालकों के बारे में जानेंगे, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि किसको हम किस तरह के बालक कहेंगे और उसका जो समस्या है उसको कैसे हम समाधान करेंगे। इन सभी का हम अभी आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट है वंचित बालक, यानी डिसएडवांटेज चिल्ड्रन किसे कहते हैं, वंचित बालक किसे कहते हैं। तो अलाभान्वित बालक भी इसे कहा जाता है। अलाभान्वित जिसको ज़्यादातर लाभ जो हमारा देश है, देश के जो संपदा है उसका लाभ उस तक नहीं पहुंच पाता है, उसे कहते हैं अलाभान्वित। वैसे बालक को कहा जाता है जो सामाजिक आर्थिक
सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से अलाभान्वित समुदाय से आते हैं। यानी समाज से भी उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है या हमारा देश से भी उसको ज़्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसमें ज़्यादातर जो बालक आ रहा है वो आ रहा है दलित और आदिवासी समुदाय के बालक। ज़्यादातर बालक क्या होते हैं? दलित और आदिवासी, यानी अलाभान्वित जो डिसएडवांटेज चिल्ड्रेन है उसमें प्राय 95% चिल्ड्रेन क्या होता है डिसएडवांटेज ग्रुप का, वो दलित और आदिवासी समुदाय से आते हैं। जो विभिन्न कारणों से हो सकता है, गरीबी के कारण से हो सकता है या समाज से दूरी के कारण हो सकता है, मुख्य धारा से अलग होने के कारण हो सकता है। ये सब बच्चे क्या आते हैं? डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं। तो इसके कितने प्रकार हैं जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं? इसके हैं जैसे अपवंचित वर्ग हैं, भाषा के, धर्म के, जाति, क्षेत्र, वर्ण और लिंग के आधार पे। तो इन सभी चीज़ों के आधार पर क्या होता है? ये डिसएडवांटेज अलाभान्वित होते हैं। तो कैसे? अपवंचित वर्ग, ये वर्ग जैसे हमने बताया अपवंचित, जैसे यही अपवंचित वर्ग जो जातिगत कारण से क्या हो रहा है, ये वर्ग अलग हो गया है और इसको उतना लाभ समाज का नहीं पहुंच पा रहा है। भाषा के आधार पर भी देखा जाता है, जहाँ पे जो बहुभाषावादी क्षेत्र है, जहाँ पे एक ही भाषा बहुत सारे लोग बोलते हैं और कुछ भाषाओं को कम लोग बोलते हैं, उस भाषा को क्या उतना महत्व नहीं दिया जाता है। या देखते हैं बालक ऐसे जगह से आया है जहाँ के भाषा को स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है, या उस भाषा में ज़्यादातर लोग नहीं बात कर रहे हैं, या उस भाषा में ज़्यादातर जो काम काज नहीं हो रहा है, तो वो क्या होता है? उससे वंचित रह जाता है, वो उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाता, उतना विकास नहीं कर पाता है। तो भाषा के कारण पिछड़ जाते हैं अलाभान्वित। धर्म के कारण भी होता है, यदि कोई देश है, विशेष है, उसमें एक ही धर्म को ज़्यादा मान्यता दे दिया गया, तो जो धार्मिक रूप से जिसकी संख्या कम है वो अपवंचित रह जाते हैं, उसको उतना लाभ नहीं पहुंच पाता है जितना लाभ पहुंचना चाहिए। जाति के कारण भी है, क्षेत्र के कारण भी है। जो क्षेत्र जो कैपिटल के अधिक नज़दीक होता है, जैसे आपका जो सेंटर के पास में होगा, वो क्षेत्र ज़्यादा विकसित होता है क्योंकि वहाँ राजनीतिक माहौल ज़्यादा उथल पुथल रहता है। तो इसके कारण क्षेत्र विशेष पर भी होता है। जो क्षेत्र क्या होता है आपका सेंटर से यानी कैपिटल से, राजधानी से दूर होता है, उसका विकास उतना नहीं हो पाता ज़्यादातर। वर्ण यानी कास्ट, वर्ण व्यवस्था के भी कारण क्या होता है? जो अपवंचित वर्ग का जो होता है, तो अलाभान्वित वर्ग होता है। जैसे वर्ण के कारण, जाति के कारण हमारा जो कास्ट सिस्टम है, जैसे है ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इसमें देखा गया कि जो कुछ कास्ट वाले अपने आप को उच्च कास्ट के समझते हैं और दूसरे जाति के लोगों को दबा कर रखते हैं, उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं देते हैं। आजकल तो हम एक जगह बैठ भी पा रहे हैं, पढ़ भी पा रहे हैं, लेकिन यही हमारा देश है। बहुत साल पहले क्या होता था, जो उच्च जो वर्ण के लोग थे, निम्न वर्ण के लोग को स्कूल में भी नहीं आने देते थे, उसे पढ़ने का कोई अधिकार नहीं देते थे। इसके कारण भी बहुत सारे अलाभान्वित वर्ग अभी भी हैं। और लिंग के आधार पर भी क्या होता है? जो अलाभान्वित वर्ग बांटा जाता है। तो देखा कि ये था अलाभान्वित यानी डिसएडवांटेज चिल्ड्रेन, यानी वंचित बालक, और ये उसके क्या हैं? प्रकार हैं। इस तरह से आते हैं। लेकिन इसमें से भी जो धर्म है, जाति है, क्षेत्र, वर्ण और लिंग है, इसमें से बहुत कम लोग जो हैं इस वर्ग में आते हैं और ज़्यादातर लोग जो है वो आपके आते हैं दलित और आदिवासी समुदाय से। नेक्स्ट है वंचित बालक जो है, जो डिसएडवांटेज चिल्ड्रेन है, वंचित बालक, इसकी जो लक्षण कैसा होता है, इसकी समस्याएं क्या होती हैं? जब इसको हम ले भी आते हैं अपने साथ में, इसको मुख्य धारा से जोड़ते हैं, स्कूल में भी ले आते हैं, तो इसकी क्या होता है समस्याएं? ये निम्न महत्वाकांक्षा वाले बालक होते हैं। यानी इसकी महत्वाकांक्षा क्या होती है? कम होती है, क्योंकि ये उतना क्या होता है? डेवलप नहीं कर पाता, उसमें इतना विकास नहीं हो पाता, जिसके कारण इसकी महत्वाकांक्षाएँ बहुत कम होती है। निम्न शैक्षिक उपलब्धि होती है, क्योंकि इस तरह के जगह पे क्या होता है? शिक्षा उतना नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण से क्या होता है? इसमें उपलब्धि उतना नहीं हो पाता है। बौद्धिक मंदता होती है। बौद्धिक मंदता यानी जो इसका जो इंटेलेक्चुअल रिटार्डेशन, यानी इतने बुद्धिमान नहीं होते, क्योंकि जिस परिवेश में ये बालक रहते हैं उस परिवेश में इस तरह का एक्टिविटी नहीं होता जिससे उसके बौद्धिक विकास हो। ज़्यादातर समय क्या करते हैं? जंगल में, इधर में, उधर घर में खेलने कूदने में ही बिता देते हैं, और जो पढ़ाई से क्या होता है? दूर रहता है, या उसके आसपास के जो लोग भी हैं वो भी इंटेलेक्चुअल नहीं होते, जिसके कारण इसके क्या होते हैं? बौद्धिक क्षमता कम होती है। कक्षाओं को छोड़ना, ज़्यादातर ये बालक क्या करते हैं? कक्षाओं को छोड़कर भाग जाते हैं, उसका कक्षा में रुचि नहीं लगता है, उसका मन नहीं लगता है, बोरियत महसूस करता है। उसके ज़्यादातर दोस्त, क्योंकि देखते हैं कि ज़्यादा दोस्त क्या बाहर खेल रहे हैं और उसको एकाएक ला गया है क्लास में, इसलिए क्या करते हैं? कक्षाओं को छोड़ना चाहते हैं।
पढ़ाई के प्रति ये उदासीन होता है। ये सारे क्या होते हैं लक्षण, जो वंचित बालक है उन सब के लक्षण होते हैं। और ये लक्षण जो है ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ये आपको समझ लेना है कि यही सब क्या होता है पॉइंट आपके एग्जाम में जो रहता है, प्रश्न में जो MCQ में यही सब पॉइंट आता है। ये सब पॉइंट यदि आपको स्मरण रहेगा तो आप आराम से पता लगा पाएंगे कि डिसएडवांटेज बालक के क्या प्रॉपर्टीज है, क्या विशेषताएं, क्या लक्षण है, उसके अनुसार आप कर पाएंगे सॉल्व। नेक्स्ट है पिछड़े बालक यानी बैकवर्ड चिल्ड्रेन। अभी हमने देखा वंचित बालक, अब देख रहे हैं पिछड़े बालक यानी बैकवर्ड चिल्ड्रेन किसे कहेंगे। तो वंचित बालक तो देखे जो सामाजिक तौर पर अलग है, तो बैकवर्ड में आ जाता है। पिछड़े बालक का तात्पर्य वैसे बालक से होता है जो बुद्धि में, शिक्षा में इत्यादि में अपने समकक्षों से काफ़ी पीछे रह जाते हैं। इसका मतलब ऐसे बालक जो है क्लास में अपने सहपाठी से यानी क्लासमेट से बुद्धि में, शिक्षा में क्या है थोड़ा पीछे, यानी वो उस समस्या को समाधान नहीं कर पाता है जो उसके जो क्लासमेट से सहपाठी हैं उस वक्त कर पाते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं पिछड़े बालक या बैकवर्ड चिल्ड्रन कहते हैं। इसके भी कई सारे प्रकार हैं, यानी बच्चा जो है क्यों पिछड़ गया शिक्षा में, जब उसको एक ही खान पान मिल रहा है, एक ही साथ स्कूल जा रहे थे, क्यों पिछड़ रहा है वो, इसके कई कारण हो सकते हैं। तो इसके प्रकार के तौर पे हमने शारीरिक दोष के कारण पिछड़े हुए बालक, यानी कोई भी शारीरिक कमी है जिसके कारण क्या हो रहा है वो अपने सहकर्मियों के साथ, जो पाठी हैं उसके साथ समानता नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक है, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक है, शिक्षा के अभाव में पिछड़े बालक है, वातावरण और परिस्थितियों के कारण भी पिछड़े बालक है। इन सभी का क्या हो रहा है, बालक को पिछड़ने का कारण है। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक यानी बच्चे हैं मानसिक तौर पर क्या रहे हैं, जो सक्षम नहीं है उस लेवल पे अपने कक्षा के जो समस्या है उसको समाधान करने के लिए। और जो वातावरण और परिस्थिति है इसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है बालक के पिछड़ने का। किस वातावरण से बालक आ रहा है, उसका जो माहौल किस तरह से आ गया, कैसी उसकी परिस्थिति है, इसके कारण भी। तो ये है आपके पिछड़े बालक। इसके पहले हमने देखा डिसएडवांटेज, आप देख रहे हैं बैकवर्ड चिल्ड्रेन। नेक्स्ट है पिछड़े बालों की विशेषताएं, यानी पिछड़े किस तरह के जो व्यवहार करते हैं, यानी पिछड़े बालक में कैसा आचरण होता है, उसकी विशेषताएं हैं। तो सीखने की धीमी गति, यानी पिछड़े बालक क्या होगा, उसकी गति जो होती है धीमे, वो जल्दी जल्दी नहीं सीख पाते हैं। जीवन में निराशा का अनुभव रहता है क्योंकि वो क्या है ठीक से नहीं सीख पा रहा है, इसलिए निराश भी हो जाता है बहुत ही जल्दी। इसके बाद है समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति, यानी पढ़ाई में उसका जब मन नहीं लग रहा है तो क्या करेगा, समाज विरोधी कार्य करने गए। इस तरह से जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि, सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थता, यानी सामान्य विद्यालय के जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को सही से आत्मसात नहीं कर पाते हैं। सामान्य शिक्षा विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में विफलता, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि या अति श्रेष्ठ बुद्धि का प्रमाण, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार करता है, बुद्धि परीक्षाओं में निम्न बुद्धि लब्धि लाता है, यानी उसका जो मार्क्स कम आते हैं, विद्यालय कार्य में सामान्य बालकों के समान प्रगति करने की अयोग्यता, यानी सामान्य बालकों की तरह वो व्यवहार नहीं कर पाते हैं, अपनी और उससे नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थता, यानी खुद की कक्षा का भी कार्य वो ठीक से नहीं कर पाते हैं और जो उसके नीचे की कक्षा उसको भी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। ये जो पॉइंट्स है ये क्या है, पिछड़े बालकों की विशेषता के बारे में। इसमें से ये पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, पढ़ लेना है। यही पॉइंट्स क्या होगा, इसी के आधार पर आप क्या करेंगे, प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। नेक्स्ट है मानसिक रूप से विचलित बालक, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन को हमने रखा है मानसिक रूप से विचलित प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक और मंदबुद्धि बालक। इन तीनों के बारे में हम देखना है कि ये जो बालक हैं कैसे बालक हैं, इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो प्रतिभाशाली बालक यानी एक नंबर जो है प्रतिभाशाली बालक किसे कहेंगे, गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन इसे कहते हैं, गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन। ऐसे बालक को प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक कहा जाता है जो मानव व्यवहार के किसी क्षेत्र में ऐसा निष्पादन करता है जो समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसकी बुद्धि लब्धि 120 या इससे ऊपर होती है। इसका जो IQ लेवल होता है वो क्या 120 या उससे ऊपर का होता है। और ये क्या कर रहा है, जो निष्पादन करता है जो समाज के
लिए महत्वपूर्ण होता है, यानी ऐसा काम करता है जो समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके भलाई के लिए भी काम करता है और ये किसी भी समस्या को बहुत जल्दी क्या करता है, समाधान कर देता है। इसको हम लोग कहते हैं प्रतिभाशाली बालक, यानी अपने समकक्ष का जो कार्य जो टास्क है वो बहुत ही जल्दी पूरा करता है, अपना जो क्यूरिकुलम है उसको बहुत जल्दी पूरा कर लेता है। यानी 1 साल का जो क्यूरिकुलम उसको पाठ्यक्रम दिया गया था, देखा गया 4 महीना 6 महीना में उसको कंप्लीट कर लेता है। तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये प्रतिभाशाली बालक के बारे में इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो इसका जो है शिक्षा कैसे होना चाहिए। जितने तरह के जो बालक हैं, मंदबुद्धि बालक है, जो पिछड़ा बालक है या बैकवर्ड क्लासेस के बालक है, अलाभान्वित बालक हैं, किसी भी तरह का बालक है, इसका शिक्षा कैसे होना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सभी का शिक्षा, जितने भी तरह का बालक हो सभी का शिक्षा हम एक साथ करेंगे, एक ही क्लास में करेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं समावेशी शिक्षा, एक ही साथ करना है। यानी प्रतिभाशाली है, बहुत जल्दी करिकुलम पूरा कर लिया तो क्या इसको नेक्स्ट क्लास में पदोन्नति कर देना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है, उसी क्लास में रखना है, लेकिन उसको और एक्टिविटीज़ देना है। तो जो प्रतिभाशाली बालक है इसकी विशेषताएं क्या हैं? 1 नंबर में है विशाल शब्दकोश, यानी इसका शब्दकोश जो होगा, जो डिक्शनरी बहुत ज़्यादा होगा, यानी बहुत सारे वर्ड्स यानी इसको आते होंगे। शब्दकोश यानी इसका शब्द भंडार। मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, यानी बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। दैनिक कार्यों में विभिन्नता, यानी अलग अलग तरह के कार्य करेंगे। सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, यानी बहुत सारा ज्ञान इसको प्राप्त होता है क्योंकि जल्दी सीख लेते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ेंगे या बहुत ज़्यादा ज्ञान को एक्वायर कर लेते हैं, टीवी से, रेडियो से, मोबाइल से, कहीं से भी हो। सामान्य अध्ययन में रुचि, और ये इसी तीव्रता के कारण क्या होता है, इससे पढ़ाई में और मन लगता है क्योंकि सारा चीज़ आ रहा है, और एक चीज़ जब आ रहा है तो दूसरा चीज़ को खोजेगा। जैसे ही पढ़ना लिखना आ रहा है, एक को हल कर लिया दूसरा को हल करेगा, इसलिए इसका रुचि बढ़ता चला जाता है। अध्ययन में अद्वितीय सफलता, बहुत सफल होते हैं ये। आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का प्रमाण। पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि या अरुचि। विद्यालय के कार्यों के प्रति बहुधा उदासीनता। बुद्धि परीक्षण में उच्च बुद्धि लब्धि, यानी यहाँ पे विद्यालय के कार्यों के प्रति बहुधा उदासीनता, यानी जो डेली का वर्क है उसमें ये नहीं पढ़ना चाहते, उसके प्रति उदासीन, क्योंकि ये क्या काम सब कंप्लीट कर लिया तो अब वही काम फिर से नहीं करना चाहते, इसको और कुछ नया चाहिए, इसलिए वो उदासीन हो जाते हैं। नेक्स्ट है, इसमें पाठ्य विषयों में अत्यधिक क्या है, रुचि या अरुचि भी हो सकता है पाठ्य विषय में, क्योंकि ये क्या है, जो प्रतिभाशाली बालक, जो तीव्र बुद्धि वाले बालक हैं और ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं, इसीलिए तो ये उनकी क्या है, विशेषताएं हैं। अब जो प्रतिभाशाली बालक है, इतना सारा इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो इसकी विशेषताएं हैं, तो इसको कैसे शिक्षा प्रदान करना है, इसको क्या करना चाहिए, अलग क्लास में बैठाना है या अलग से देना, नहीं, इसको एक ही साथ एक ही क्लास में शिक्षा प्रदान करना है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो शिक्षक हैं वो कुछ एक्स्ट्रा काम दे सकते हैं या इसको कुछ एक्टिविटी में लगा सकते हैं जिससे इसका मन लगा रहे, क्लास से ये विचलित ना हो। नेक्स्ट है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। जो सृजनात्मकता वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन या अनजानी वस्तु, विचार या धारणा को जन्म दिया जाता है। यानी सृजन करना यानी क्रिएट करना, यानी ऐसे बालक जो कुछ ना कुछ सोचते रहता है, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है, उसी को हम लोग कहते हैं सृजन करना, क्रिएट करना। और इस तरह के बालक कहते हैं सृजनात्मक बालक यानी क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी का और एक आपको याद रखना है, जो टोरेंस टेस्ट है, इसके माध्यम से क्रिएटिविटी, जो बच्चों, जो कौन सा बच्चा क्रिएटिव है या नहीं है, एक टेस्ट है टोरेंस टेस्ट, आपको याद रखना है। टोरेंस टेस्ट के माध्यम से ये पता लगाते हैं। और भी बहुत सारा टेस्ट है लेकिन आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टोरेंस टेस्ट। तो क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं, क्रिएटिविटी, इसकी क्या विशेषताएं हैं ये देखेंगे। ये पॉइंट सब आपको अच्छी तरह से देख लेना है। इसके विचारों में लचीलापन, विस्तृत बौद्धिक स्तर, समस्या समाधान योग्यता, प्रतिकूल वस्तुओं को सहन करने की क्षमता, बालकों में विभिन्न क्षेत्रों में भाग लेने की क्षमता होती है, जीवन की अनिश्चितता व कठिनता को स्वीकार करने की इच्छा, कठिनाइयों को चुनौती के रूप में स्वीकारते हैं, गलतियों के सहन करने की क्षमता, न अधिक सामाजिक होते हैं न समाज विरोधी होते हैं क्योंकि अपने ही कल्पना में खोए रहते हैं। इस तरह के बालक सामाजिक परिवेश में बहुत अधिक संवेदनशील हैं,
मस्तिष्क स्वस्थ है, चिंता का स्तर निम्न होता है, प्रत्यय साधारण बालकों की तुलना में अधिक सार्थक व अर्थपूर्ण होते हैं, अपनी आयु से ज़्यादा परिपक्व होते हैं ये बालक, वास्तविकता व सत्यता की खोज पर बल देते हैं इस तरह के बालक। तो ये हमेशा क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, क्रिएट करते रहते हैं, इतने सारे इसमें क्या होते हैं, विशेषताएं होती हैं। ये कुछ विशेषताएं तो आपको क्या करना है, इसको देख लेना है, इस तरह के रहने से आप समझ जाएंगे क्या है क्रिएटिव चिल्ड्रन है, सृजनात्मक बालक है। तो इसका भी शिक्षा कैसे होना चाहिए, इसका भी शिक्षा एक ही साथ सभी बच्चों के साथ होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समावेशी कक्षा, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो आज का टॉपिक है। इसके बाद देखेंगे मंद बुद्धि बालक, यानी मंद बुद्धि बालक जो है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन है, किसको कहेंगे। सामान्य अर्थ में मंद बुद्धि बालक ऐसे बालक को कहा जाता है जो बौद्धिक दृष्टि से कमजोर होता है, यानी जिसका जो बौद्धिक है, बुद्धि कम होता है तथा इसकी मानसिक क्षमता औसत से कम होती है, यानी इसका जो आईक्यू लेवल होगा वो क्या होगा, साधारण बालक का जो आईक्यू लेवल उससे कम होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मंद बुद्धि बालक, यानी उसकी बौद्धिक क्षमता कम होती है। तो बुद्धि लब्धि के आधार पर देखते हैं जो बौद्धिक क्षमता, किस बौद्धिक क्षमता मतलब कितना आईक्यू लेवल कितना होने से किसको क्या कहेंगे। तो यहाँ पर है 0 से 25 तक यदि किसी का बुद्धि का स्तर है, आईक्यू लेवल, उसे महामूर्ख कहते हैं। 25 से 50 होता है तो मूर्ख बुद्धि कहते हैं। 50 से 70 यदि किसी का आईक्यू लेवल, उसे क्या कहते हैं, अल्प बुद्धि। 70 से 80 है उसे क्षीण बुद्धि कहते हैं। 80 और 90 के बीच है तो उसे मंद बुद्धि कहते हैं, यानी 90 से जो कम है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मंद बुद्धि बालक कहते हैं, जिसका आईक्यू लेवल 90 से कम होता है। एक चार्ट था, यानी किस बुद्धि लब्धि को यानी आईक्यू लेवल को क्या नाम दिया गया है। नेक्स्ट है मंद बुद्धि बालकों की विशेषता, यानी मंद बुद्धि बालक जो है उसकी क्या विशेषता है। तो मंद बुद्धि बालक क्या करते हैं, इसकी भी गति क्या होती है, धीमी होती है सीखने की गति, क्योंकि दूसरे के तुलना में धीरे धीरे सीखेंगे, जल्दी कैच नहीं कर पाते हैं। कोई भी चीज़ बताएंगे 2 बार 3 बार 4 बार बताना पड़ता है। इसके बाद मंद बुद्धि बालक सीखी गई बात को नई परिस्थितियों में कठिनता से प्रयोग करते हैं। जो बात सीख लिया एक बार, उसको दूसरे के साथ जो कोरिलेट करना है, जोड़ना है, इसके लिए उसे क्या होता है, कठिनाई होती है। इनकी स्मरण शक्ति क्षीण होती है। क्षीण होती है मतलब बहुत कम होती है, या उतना याद ये नहीं रख पाते हैं। जो आपने आज पढ़ाया, देखा गया, कल फिर से वो भूल गया, इसी को कहते हैं स्मरण शक्ति क्षीण होती है। सिर्फ स्वयं की चिंता होती है, किसी अन्य की नहीं होती है। इसमें सृजनशीलता एवं मौलिकता का अभाव होता है। सृजनशीलता और मौलिकता का अभाव होता है, यानी ये तो याद ही नहीं रख पाते हैं, जल्दी सीख नहीं पाते, तो क्रिएट क्या करेंगे। इसीलिए इसकी रुचियाँ सीमित होती हैं। मंद बुद्धि बालकों में आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। आत्मविश्वास चूँकि नहीं सीख पाते हैं, दूसरे बच्चे जल्दी जल्दी सीख लेते हैं, इसलिए इसका आत्मविश्वास क्या होता है, कमता चला जाता है। इनकी बुद्धि लब्धि 70 या उससे कम होती है। 70 जो मंद बुद्धि है, इसे तो 90 से क्या होती है, 90 से कम। इनमें संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। संवेगात्मक इमोशनली क्या होती है, अस्थिर होता है। मानसिक दुर्बल व्यक्ति अपनी स्वयं की सहायता नहीं कर सकते, ये दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। इनमें असफलता के कारण निराशा की अधिकता होती है। ये विभिन्न प्रकार के समायोजन में कठिनाई अनुभव करते हैं। ये सारे जो गुण हैं, ये सारे गुण क्या होते हैं, मंद बुद्धि बालकों में पाया जाता है। तो आपको ये सारे उसके जो विशेषताएं बता रहे हैं, इस विशेषताएं को देखते रहना है, फिर देखना है कि इसका हम सॉल्व कैसे करते हैं। इसके ऊपर जाने वाले जो MCQ हैं। अब है विकलांग बालक, ये भी एक प्रकार है। विकलांग बालक किसे कहेंगे, जो शारीरिक दोष, अंग या संचालन दोष वाले छात्र होते हैं। तो विकलांगता में सिर्फ शारीरिक नहीं, जो दृष्टि दोष यानी जो आँख से भी देखने में कम है, जिसका जो श्रवण शक्ति, जो सुनने की क्षमता है, या शारीरिक तौर पर जो कमज़ोर हैं, यानी उसके अंग प्रत्यंग तो ठीक है, लेकिन क्या है, वो कमज़ोर है, बहुत दुबला पतला है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विकलांग बालक के श्रेणी में रखते हैं। और ये इसकी के कारण क्या होता है, उसके जो एडुकेशन है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो जो विशिष्ट बालक हैं, अब हम देखेंगे इन सारे बालकों का जो शिक्षा है, इन सारे बालक को जो तो प्रतिभाशाली देखा, सृजनशील बालक देखा, या उसके बाद अलाभान्वित बालक देखा, और उसके बाद जो बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़े बालक देखें,
और विकलांग बालक देखा, इन सारे बालकों को या दृष्टिबाधित हैं या वाणीबाधित हैं, तो इन सभी का शिक्षा कैसे देना है, ये बहुत ही कॉमन सी बात है। मान लीजिए आप क्लास में क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अब है कोई बच्चा क्या है, उसे सुनने की समस्या है, यानी वो सही से सुन नहीं पा रहा है आपके बात को, और वो तो क्या करना है उसके साथ, उसको सामने बैठा लेना है कि आपके बात का क्या वो सही से सुन पाएँ। यदि कोई बच्चा उसको देखने का प्रॉब्लम है तो क्या करना है, सही से जो आप लिख रहे हैं उसको दूर से नहीं दिख रहा है तो सामने उसको सामने बेंच पर बैठा सकते हैं, ठीक से वो देख पाए। या किसी टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वो सही से देख पाए या सही से सुन पाए। तो इस तरह से क्या करना है, ऐसा करना है कि किसमें क्या असुविधा है उसी के अनुसार। और ये जो आपका जो पॉइंट्स हैं सामान्यतः ये सभी के लिए क्या हो रहा है, उपयुक्त हो रहा है। जैसे बालकों द्वारा पूछे प्रश्नों का उत्तर आदर भाव से दें। कोई भी बालक है, किसी भी तरह के बालक हैं, उसका जो प्रश्न पूछा है उसका जो उत्तर देना है, कैसे देना है, आपको आदर भाव के साथ ही देना है। चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, सृजनशील बालक हो, विकलांग बालक हो, अलाभान्वित बालक हो, उसका पूछे गए उत्तर का जवाब आदर भाव से ही देना है। उनके कल्पनात्मक व असाधारण विचारों को समझने का प्रयास करें, यानी उसके जो विचार हैं, विचार को समझना है, उसके विचार को सराहना करना है, उसको नेगलेक्ट नहीं करना है और प्रोत्साहन देना है। इसके बाद छात्रों की स्वक्रिया पर बल दें व उन्हें स्वक्रिया है तो प्रोत्साहित करें। स्वक्रिया अपने से कार्य करने के लिए उत्साहित करें, अपने से करे, अपने से करेगा तो ज़्यादा सीखेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्वक्रिया पर बल देना है। ये सभी के लिए बालकों के विचारों को महत्व दें, यानी बालक का जो विचार है उसको इम्पोर्टेंस देना है। स्वतः प्रेरित अधिगम व उसके मूल्यांकन पर बल दें। उपयुक्त वातावरण के प्रति विशेष ध्यान दें जिससे उनमें सृजनात्मकता का विकसित हो सके। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। पाठ्यक्रम का लचीलापन भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कोई बालक है सही से नहीं कर पा रहा है तो आप पाठ्यक्रम को एकदम स्थिर कर रखना, यही पढ़ाया जाएगा, कुरिकुलम क्या इतना ही बड़ा रखा जाएगा, पाठ्य चर्चा इतना ही बड़ा रहेगा, तो ये सही नहीं है। आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें लचीलापन लाना चाहिए, किस तरह से बालक समझ सके। यदि सभी बालक क्या कर रहा है, समझ रहा है और दो चार नहीं समझ रहा है तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा पाठ्यक्रम में बदलाव करना है कि बच्चे सही से ग्रहण कर पाएँ। क्रियात्मक विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी इसे करने के लिए जो आप एक्टिविटी है, तरह तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। टीएलएम का उपयोग कर सकते हैं। अब किसके लिए किस तरह का टीएलएम का उपयोग करना है ये भी साधारण सी बात है और उसका भी हम लोग आगे देखेंगे। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, टीएलएम एवं अभिवृत्तियाँ, यानी जो टीएलएम इस्तेमाल करेंगे या सामग्री इस्तेमाल करेंगे, कोई भी चीज़ जो करेंगे किसके लिए किस तरह का करना है। आपके कक्षा में मान लीजिए दृष्टिबाधित बच्चों हेतु सहायक उपकरण, जिससे दृष्टिबाधित हैं, सही से नहीं दिख रहा है, तो एक होता है दृष्टिबाधित यानी थोड़ा दृष्टिबाधित मैंने सही से नहीं दिख रहा है लेकिन सामने बिठाने पर अच्छा से देख पा रहा है। तो और कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ही क्या हैं, जो नहीं देख पाते हैं, अंधे हैं। जो बिल्कुल ही नहीं देख पाते हैं उसके लिए क्या है, आप एक ही कक्षा में तब समावेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो साधारण बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। तब क्या उसके लिए अलग व्यवस्था करना चाहिए जी। समावेशन में जैसे आपको पहले बताया कि सबको एक ही साथ शिक्षा देना है और एक ही क्लास में शिक्षा देना है, उसके लिए व्यवस्था करना है। लेकिन जो बिल्कुल ही अंधे हैं, यानी कुछ भी उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तब उसके लिए एक अलग स्कूल भी बनाया गया है। जो अंधे लोगों के लिए जो स्कूल है उसमें उसका शिक्षा की व्यवस्था किया जाता है। तो इस क्षेत्र में कर सकते हैं। लेकिन प्रतिभाशाली है, सृजनशील है या दूसरे कारणों से जो बाधित है उसके लिए हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो कैसे है, संकीर्ण सर्किट टेलीविज़न है, जो दृष्टिबाधित है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्लोज सर्किट है। आवर्धक लेंस है जो हस्तावर्धक है। आवर्धक लेंस यानी एक शीशा होता है जिससे हम बड़ा करके देखते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। बच्चे को ये देखने में कठिनाई हो रहा है, छोटा छोटा अक्षर नहीं दिख रहा है, ये इस लेंस के माध्यम से वो बड़ा करके देख सकता है, वो प्रोवाइड किया जा सकता है। वृद्धाकार की मुद्रित अधिगम सामग्री यानी लार्ज प्रिंटर जो है, लर्निंग मटेरियल्स, यानी जो उसके लिए जो बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा हुआ ऐसा यदि कोई मटेरियल मिल रहा है तो ऐसा किताब मिल रहा है तो वो भी हम उसे दे सकते हैं जिससे वह सामान्य बालकों के साथ
पढ़ाई कर सकें। ब्रेल टेल स्लेट तथा स्टाइल्स, यानी ब्रेल टेल स्लेट है, जो ब्रेल एक स्लेट है, जिस तरह से इस तरह का जो स्लेट दिखाया गया है ब्रेल टेल स्लेट है। पहले इसमें हम क्या करते हैं, सामान्य बालक तो साधारण सा पेंसिल लेकर देख कर लिखते हैं, लेकिन जो दृष्टिबाधित है उसके लिए ब्रेल स्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। पहले स्लेट पर वो किस तरह से लिखना है, उभरे उभरे स्याह होते हैं इसमें डॉट से। उसके बाद ब्रेल पुस्तकें दिया जाता है। ब्रेल पुस्तकें पढ़ने में क्योंकि वो ठीक से नहीं देख रहा है तो हाथ के अनुभव से क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो ब्रेल जो पुस्तक है। ब्रेल सीट है, ब्रेल सीट जैसे हम लोग कागज़ पर लिखते हैं तो उसके लिए भी लिखने का एक ब्रेल सीट है, लेकिन पहले ब्रेल सीट से पहले जो ब्रेल जो स्लेट है उसका इस्तेमाल करता है। जब उस पर लिखना सीखता है तब ब्रेल सीट प्रोवाइड किया जाता है। बोलते हुए कैलकुलेटर भी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं TLM के रूप में। बोलते हुए कैलकुलेटर, यानी कैलकुलेटर में जैसे ही क्लिक करेगा कैलकुलेटर, जैसा आप क्लिक करेगा वैसा आवाज़ करेगा। तो इसके अलावा टेप रिकॉर्डर का, रेडियो का, विशेष प्रकार के नक्शे का भी आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी जो क्या कर सकते, बच्चे को अधिगम में हेल्प कर रहा है, ऐसा TLM का आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। यही क्या आपका कहलाएगा, समावेशी कक्षा कहलाएगा। ये जो था TLM, ये क्या है, दृष्टिबाधित जो आँख से थोड़ा कम देखते हैं या पूरा ही तरह से नहीं देख पा रहे, उसके लिए ये इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके आगे समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण सामग्री में है श्रवण बाधित बच्चे। श्रवण बाधित मतलब जिसको कान से सुनने में क्या है, समस्या हो रही है, उसके लिए क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो है जनरली जो असुविधा हो रहा है तो उसको सामने बेंच पे बैठा दीजिए। फिर भी असुविधा हो रहा है तब उसके लिए कुछ यंत्र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हो गया श्रवण उपकरण यंत्र होता है, हियरिंग डिवाइसेस है। जैसे आप देख सकते हैं कान में एक हियरिंग डिवाइसेस यहाँ पे लगाया है, कान के साथ सपोर्ट कर दिया। इससे क्या होगा बच्चा जो आवाज़ है उसको आसानी से सुन पाता है हियरिंग डिवाइस के कारण से। इससे समझने में सुविधा होती है, टीचर द्वारा कही गई बात को आसानी से ग्रहण कर पाता है। कोनिक कान तथा शून्य ट्यूब उपकरण है। कोनिक कान शून्य ट्यूब उपकरण ये मतलब एक ऐसा उपकरण है, थोड़ा सा कठिन है क्लास में इसका इस्तेमाल करना। एक ट्यूब होता है जो टीचर क्या करते हैं, वहाँ से जो भी प्रेषित करते हैं वो ट्यूब के माध्यम से बच्चे के कान तक पहुँचाया जाता है। तो इसके बाद है टेलीफोन, टाइपराइटर एवं कंप्यूटर की संयुक्त आकृति वाला एक उपकरण, इस तरह का है जो नया उपकरण है। ओवरहेड प्रोजेक्टर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो बच्चे के बहुत काम का है। चिन्ह भाषा पैकेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि क्या कर रहा है वो सही से सुन नहीं पाता, तो साइन लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करके आपको समझा सकते हैं, क्योंकि उसका सुनने में असुविधा हो रहा है। इसके अलावा छोटे बड़े दर्पण है, फ्लैश कार्ड है, कई प्रकार की शैक्षिक खेल सामग्री भी हो सकती है। इन सभी को जो श्रवण बाधित बच्चे हैं जो कान से सही से सुन नहीं पाते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो सही से क्या करें, एक ही साथ एक ही कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसके बाद है वाणी बाधित, यानी बोलने में जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, वाणी बाधित बच्चे। इसके लिए कौन सा उपकरण का इस्तेमाल करेंगे, TLM का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रशिक्षण देना है इसको पहले, यानी जिसको बोलने में किस तरह का उसका असुविधा हो रहा है, सही से बोल नहीं पा रहा है, तो अच्छे जो प्रशिक्षक हैं, ट्रेनर हैं, उसको बुला करके पहले हम इसका प्रशिक्षण देंगे कि किस तरह से बोल बोल के बार बार उच्चारण करवा करके उसके वाणी को ठीक किया जाए। और फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो बहुत सारे उपकरण है, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या बहुत जगहों पर ट्रेनर उपलब्ध नहीं है तो दूसरे चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहला जो है वह प्रशिक्षण, यदि ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग से ठीक हो जा रहा है। नहीं तो एक होता है कमरबंद, स्लिंग या बंधनी का प्रयोग जो क्या होता है, बच्चों के कमर में बांधा जाता है। जैसे ही बच्चे उच्चारण करते हैं तो उसको प्रेशर के माध्यम से उसका उच्चारण सही करवाया जाता है। नेक्स्ट है चित्र के माध्यम से रेखा चित्र तथा प्रतिभाओं का प्रयोग, श्रवण कैसेट एवं टेप के द्वारा, यानी कैसेट और टेप दे करके, जिससे क्या कर सके बच्चे जो नहीं कर पाया है, कक्षा में सही से नहीं सुन पाया है, उसको आराम से सुन सके या ग्रहण कर सके। कृत्रिम भाषा है, कृत्रिम वाणी संश्लेषण व कंप्यूटर का प्रयोग करके विभिन्न तरह का जो है यंत्र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों को जो किसी को सुनने में प्रॉब्लम है। इसके बाद है नेक्स्ट अस्थि बाधित जो है बच्चे जिसका हड्डी का प्रॉब्लम है, हड्डी का प्रॉब्लम या पैर का भी प्रॉब्लम हो, हाथ का प्रॉब्लम हो, कोई भी अंग का हो, वो अस्थि बाधित है। जो लिखने में समस्या हो रहा है वो भी अस्थि बाधित में आता है। इसके लिए क्या करेंगे, लैप बोर्ड है, पेज टर्नर है, पोर्ट पेन है, मोटे पेन होल्डर है,
कई तरह का, या फर्नीचर है, मान लीजिए जो व्हील चेयर लेकर के आया, व्हील चेयर पे बैठा है, उसके लिए क्लास में व्हील चेयर लेकर गया और साधारण बच्चों के बेंच पे तो नहीं बैठ सकता। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सही से उस तरह का फर्नीचर का हम बनाएंगे, जो उसको फर्नीचर प्रोवाइड करेंगे जिससे वो क्या कर सके, व्हील चेयर के साथ आराम से उस पर बैठ सके और शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो ये जो है आप इस तरह का फर्नीचर है, या कुछ बच्चे हैं जो पतले पेन को सही से नहीं पकड़ पाते हैं, जो उसका मोटर स्किल जो है डिजेबिलिटीज़ हैं, जिसके कारण सही से नहीं कर पाता, तो हम क्या करेंगे, उसको मोटे पेन पकड़ाएंगे जिससे वो आराम से लिख सकें। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटे पेन का, पेन होल्डर का, संबंधित फर्नीचर का, कई सारे चीज़ है। इस तरह से अस्थिबाधित बच्चों को क्या कर सकते हैं, समावेशन भी सामान्य कक्षाओं में सामान्य बच्चों के साथ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, उसमें हीनता की भावना उत्पन्न नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से जो विभिन्न तरह का बच्चे हैं, अब उसके लिए क्या करना है। तो जिस तरह के बच्चे होंगे तो उसका उपचार भी उसी तरह से करना है। अब देखते हैं, जो बच्चा है, मान लीजिए समाज में जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, समाज में है, आपके अगल बगल में हैं, उसको जब हम लाते हैं एक कक्षा में, क्योंकि हमारा जो आरटी एक्ट है 2009 और जो एनसीएफ पढ़ा 2005, इसमें बताया गया है कि बच्चा जिस एज का है उसी कक्षा में उसको क्या करना है, भर्ती करना है। अब बच्चा मान ले 4-5 साल से नहीं पढ़ा है, उसको 5 में 6 में जाकर डायरेक्ट आप एडमिशन कर दिए, तो क्या करेगा, अपने आप को जब जाएगा तो ठीक से वो समावेशित नहीं हो पाएगा, अपने आप को हीन भावना से ग्रसित करेगा, हीन भावना महसूस करेगा। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए टीचर से या उसके माता पिता हैं या उसके जो समाज हैं, जो क्या करना है, स्कूल को भी व्यवस्था करना चाहिए, विशेष तरह का काउंसलिंग का व्यवस्था करना चाहिए, जिससे क्या हो, वो समावेशित हो सके। तो तरह तरह के समस्याएं हैं, इसी बच्चों पर तरह तरह के समस्याओं पर प्रश्न पूछा जाएगा, उसका समाधान करना है। हम देखते हैं कि अब समस्या जो है, जो अधिगम अयोग्यता है, लर्निंग जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो क्या क्या है। इसमें है पढ़ने की अक्षमता, उसके बाद है गणित संबंधी जो समस्याएं हैं, उसके बाद है मौखिक रूप से सीखने की जो अक्षमता है और लिखने की अक्षमता। तो किस तरह का डिजेबिलिटीज़ है या डिफ़िकल्टीज़ है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं। तो जो पढ़ने की अक्षमता उसको हम लोग कहते हैं एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। आपको याद रखना है, ये टर्म बार बार आता है, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। और जो मौखिक रूप से सीखने की जो अक्षमता है उसे कहते हैं अफेजिया और डिस्फेजिया। अफेजिया और डिस्फेजिया। लिखने की जो अक्षमता है उसे अग्रेफिया है, एप्रेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्प्रेक्सिया है। और जो गणित संबंधी है, जैसे वर्बल डिस्कैल्कुलिया, ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया, लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया, ये क्या है, विभिन्न तरह की जो समस्याएं हैं पढ़ने की, गणित संबंधी, लिखने की और मौखिक रूप से। प्रश्न पूछा जाता है आपको, एक जो है डिफ़िकल्टीज़ का नाम दिया जाता है, एलेक्सिया किससे रिलेटेड है, पढ़ने से, गणित संबंधी, लिखने की या मौखिक रूप से। तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है, नाम याद करके वो किससे रिलेटेड है ये बताना होता है। तो ये जो हम लोगों ने देखा, ये था समावेशी शिक्षा, समावेशी यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। हमने आपको बताया इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, उसके बाद जो बताया इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी क्या है, दोनों में अंतर थोड़ा सा है। और इसके बाद देखा कि जो विभिन्न तरह के बच्चे हैं जो हमारे समाज में हैं, उसको एक ही साथ लाना है। तो विभिन्नता, कितने तरह के बच्चे हैं, विभिन्नता बहुत तरह के होते हैं। कुछ बच्चे बाल अपराधी भी हैं, उसको भी एक ही क्लास में सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देना है। तो तरह तरह की समस्याएं हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर जो MCQ जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आता है और आपने जो सीखा उससे आपको कितना मदद मिलता है। और यही शिक्षा है जो आज का जो टॉपिक है, इसी से आपके एग्जाम में 5 नंबर, पूरे 5 नंबर बनते हैं। और इसको यदि आपने अच्छी तरह समझ लिया है तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो इस तरह का जो वीडियो है हम लोग जो बना रहे थे, जो प्राइमरी के लिए हम लोगों ने बनाया, तो हम लोगों ने यूट्यूब पे फ्री में क्या क्या डिलीवर किया सारे वीडियो। आज का जो वीडियो ये भी जाएगा आपके यूट्यूब पे, फ्री में आप देख सकते हैं। लेकिन जो भी इसे और आगे भी देखना चाहते हैं इस तरह के वीडियो, इस तरह का, तो हमारा क्या है, काबिल एकेडमी का जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड कीजिए
और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। जो इस तरह का आपको वहाँ पे मिलेगा, लोगो मिलेगा, काबिल एकेडमी यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। इसको डाउनलोड करना है। तो YouTube पर भी ये सारी वीडियो आती रहेंगी, परंतु जो एडवांस वीडियो हैं वो है आपके ऐप पर मिलेंगे। और ऐप पर आपको बहुत सारे टेस्ट हैं जो वहाँ पे मिलेंगे, अनलिमिटेड टेस्ट हैं, जितना चाहे आप दे सकते हैं। और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आपको वहाँ पर मिलेंगे, यानी कंप्लीट जो है तैयारी आपको ऐप से ही मिलेगा। YouTube पर तो हम लोग जो वीडियो दे रहे हैं, आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम आपको क्या कर रहे हैं, टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं। तो इसीलिए आप क्या करें, जाएं हमारा YouTube को भी क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा, क्या हमें सुधार करना है और क्या नया करना है। और ऐप पर जा कर के जो गूगल प्ले स्टोर है वो ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पर जो सब्जेक्ट है, वहाँ पर जो हमारा कोर्स है उसे आप परचेज़ कर सकते हैं, जिससे आप कंप्लीट तैयारी कर पाएँ। धन्यवाद।